आइए सर। आज आदित्य ने अपने बॉस को डिनर पे घर इनवाइट किया है। वैसे तो आज तक आदित्य तरक्की की सीढ़ियां अपनी काबिलियत पे ही चढ़ता आया है। उसने कभी किसी की ना तो चमचागिरी की और न ही कभी उसे किसी को इस तरह से मस्का लगाना पड़ा। पर उसके ये बॉस नारायण फड़के ये कुछ इस तरह की पैम्परिंग एक्सपेक्ट करते थे। शायद इसीलिए अपने प्रमोशन और इंक्रीमेंट को नजर में रखकर आदित्य ने समय के साथ अपने आप को बदलकर उनको परिवार के साथ घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। अच्छा ठीक है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। डार्लिंग, आज जब तुम आदित्य की वाइफ का बना हुआ खाना खाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं उनके खाने की इतनी तारीफ क्यों करता हूं। देखो आदित्य, कल को तुम्हारा प्रमोशन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमेशा ऑफिस में खाना मैं तुम्हारे टिफिन का ही खाया करूंगा। अब डिनर रेडी है, आइए। आइए सर। आइए मैम। अरे साक्षी, तुम मुझे मैम मत कहो, दीदी कहो। आइए ना, प्लीज कम। आप लोग चलिए, मैं बच्चों को बुला कर लाती हूँ। प्लीज चक्के बताइए, आपको क्या अच्छा लगा? आज तुम सर्व करते जाओ, मैं ना नहीं बोलूंगा। आइए सर। लगता है साक्षी ने कोई नई रेसिपी तैयार की है। खाना एकदम होटल जैसा बना है। भाई, घर के खाने में होटल के खाने के जैसा स्वाद आ जाए, ये हुई ना कमाल की बात। जी सर। एक्चुअली घर के खाने में होटल के खाने जैसा स्वाद नहीं है। होटल के खाने में ही होटल जैसा स्वाद है। दरअसल खाना मैंने होटल से ही मंगाया है। मुझे टाइम नहीं मिला घर में खाना बनाने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं होटल से ही मंगा लूं। बट यू डोंट वरी सर, मैंने होटल वालों को इंस्ट्रक्ट किया था कि खाना ज्यादा स्पाइसी ना हो। आप खाइए ना। जी सर प्लीज खाइए ना। एंड जस्ट एक्सक्यूज मी, साक्षी जरा ना मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज हैव। आप खाइए, मैं अभी आती हूँ। क्यों साक्षी, क्यों? आज मैंने बॉस को तुम्हारे हाथ का बना खाना खिलाने के लिए डिनर पे इनवाइट किया और तुमने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। क्यों? Why did you do this? आदि प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। मेरे पास टाइम नहीं था घर में खाना बनाने के लिए, इसीलिए मैंने खाना होटल से ऑर्डर कर दिया। और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें मैसेज भी तो किया था। अगर मैंने एसएमएस पढ़ा होता तो तुम्हें पहले ही मना कर देता। बट मैंने तो इन्फॉर्म किया था। अरे भाड़ में गई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन। ये बात हमारे बीच में पहले डिसाइड हो चुकी थी कि खाना तुम बनाओगी, तो फिर क्यों किया? हाँ डिसाइड हुआ था, लेकिन बॉस को इनवाइट करने से पहले तुमने मुझसे नहीं पूछा था, इसलिए आप मुझे मत ब्लेम करोगे। जानता था कि आज के दिन तुम कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करोगी, क्योंकि तुमसे तो मेरी प्रमोशन देखी नहीं जाती ना, मेरी तरक्की नहीं देखी जाती ना। तुम्हारे लिए तुम्हारा वो पालना घर ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि मेरी नौकरी को भी तुमने बच्चों का खेल समझ के रखा। आदि, मेरे पालना घर को बीच में क्यों ला रहे हो तुम? तो फिर क्या करूं? क्यों न लाऊं वो टॉपिक? ये सब उसी की वजह से तो हो रहा है। इंसल्ट करा दी ना मेरी बॉस के सामने। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी तुमने। एक मेरे बॉस हैं जो तुम्हारे गुणगान गाते रहते हैं, और एक मेरी पत्नी है जो अपना ही राग अलापती रहती है। इनफ इज इनफ आदि, इस तरीके से मुझसे बात मत करो तुम। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरी बीवी नहीं हो, कहाँ की महारानी। बस 4 लोगों का खाना क्या बनाने के लिए बोल दिया कि बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिसकी सजा अब तक भुगत रहा। आदित्य, अरे सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, खाना। नहीं आदित्य, खाना हो गया, अच्छा था, लेकिन साक्षी बनाती तो और भी अच्छा रहता। कोई बात नहीं, अगली बार हम साक्षी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। अब हम चलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। और बेटा, ओके आदित्य, गुड नाइट।
होटल का ही खाना मंगाना तो फिर हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? अपने बॉस के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आज तुम्हारी वजह से बॉस के साथ मेरा रिश्ता खराब हो गया साक्षी। आज के बाद से मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा और आज जो कुछ हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। कहते हैं पति पत्नी में झगड़े तो कॉमन बात है। जितना झगड़ते हैं उतना उनमें प्यार और बढ़ता है। पर आदित्य और साक्षी के इस झगड़े से पता नहीं उनमें प्यार और बढ़ेगा या फिर एक दूसरे के लिए नफरत। सुबह हो गई, सब कुछ साफ हो गया है। सोचा तुम्हारा मन भी साफ हो गया हो तो कुछ बातें कर लें। बड़ी माँ, कल जो कुछ भी हुआ अगर आप उस बारे में बात करने आई हैं तो बेहतर यही होगा कि हम बात ना करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं जानती हूं कि कल तुमने जो किया और जिस तरह से किया उसमें तुम्हें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे परिवार के लिए और युवराज के लिए तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया तुमने। तुम्हें क्या लगा हम गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में संध्या के मन में जो शक पैदा हुआ था, हम सिर्फ उसे साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने तो हमारा सारा प्लान ही साफ कर दिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसे सिर्फ तुम ही ठीक करोगे। आपको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? बड़ी माँ, मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पर इसके आगे मैं आपके किसी भी प्लान में आपका साथ नहीं दूंगा और ना ही इसके आगे मैं संध्या के साथ कुछ भी गलत होने दूंगा। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, पर आज के बाद जो मैं चाहती हूं तुम्हें सिर्फ वही करना होगा। अब तक तुम्हें तुम्हारे बड़े पापा हैंडल कर रहे थे, इसीलिए मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। अब जब नौबत यहां तक पहुंच गई है तो सुनो, तुम अपने जिस प्यार की खातिर तुम्हारे मन में इस परिवार के खिलाफ अचानक बगावत जागी है ना, उसी प्यार की खातिर तुम्हें हमारी सारी बातें सुननी पड़ेगी, वरना तुमने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है नीरज। तुमने गलत लड़की से प्यार किया है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो ना, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। तुम जो कर रहे हो ना, उससे हमारा प्लान तो फेल होगा ही, लेकिन संध्या भी हमारे किसी काम की नहीं रहेगी और संध्या की सांसें सिर्फ तब तक चलती रहेंगी जब तक वो हमारे किसी काम की है। तो अब तुम ही डिसाइड कर लो कि संध्या हमारी काम की रहे या फिर काम से ही चली जाए। इसके बारे में सोचना जरूर। तुम शायद जानते नहीं हो नीरज, मैं ऐसा कर सकती हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल संध्या मुंबई जा रही है, उसके जाने से पहले तुम उसे जाकर बता दो कि जो भी हुआ वो एक गंदा मजाक था और तुम्हारी जानकारी के लिए वो भी इसे मजाक ही समझ रही है। बेहतर यही होगा कि वो मजाक ही समझे, वरना जिंदगी भर तुम इस मजाक पे सोचते रहोगे।
की इतनी जवान बीवी। प्रणाम करती। अरे रुको, अच्छी तरह आशीर्वाद तो लेके जाओ। आओ। संभल के। आओ, यहाँ हमारे नजदीक बैठो। आओ। स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़िए। भड़कती क्यों हो? मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जिनकी मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है ना, उन्हें ऐसे ही प्यार से आशीर्वाद दे दो। स्वामी जी छोड़िए मेरा हाथ। अरे भड़कती क्यों हो? और प्यार की तो तुम्हें सख्त जरूरत है, नहीं? 4 महीने से तुम्हारा पति तुम्हारे नजदीक ही नहीं आया। बेवकूफ ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। लो, वो कमी मैं पूरी कर देता हूं। स्वामी जी, कुछ श्रद्धा। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? कितनी हिम्मत तुम्हारी! हाँ, और दिखाओ हिम्मत। तुझ जैसे लोगों को चौराहे पे खड़ा कर कर जूतों से मारना चाहिए। भगवान का नाम लेते हो और नियत ऐसे रखते हो। छी, तो है तुझ जैसे पाखंडी पर। अब देखो बच्चा, बस खबरदार मुझे बच्चा बच्चा कहा तो नाम मत लेना मेरा अपनी गंदी जबान से। ये जो तेरा पाखंडी बना है ना, मेरे पति को दिखाना। उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ा है, मेरी अक्ल पर नहीं। और एक बात, मेरे और मेरे पति के बीच जो भी कुछ है ना, वो हमारा आपसी मामला है। तो जैसे पाखंडी को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? आज जो तूने यह हरकत की है ना, दोबारा अगर ऐसी हरकत हुई तो इस बार पूजा मैं कराऊंगी, तेरे श्राद्ध की पूजा, समझा तू? अब उठा अपना ये सब झोला और निकल जा यहां से। मैं कहती हूं निकल जा यहां से, निकल। और एक बार बाहर जाकर किसी को कुछ बोला ना, तो यहीं से तेरा मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाऊंगी, याद रखना। अब चला जा यहां से। मैंने कहा निकलो। ये दिन मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तू भी कभी मत भूलना। ठीक कहा तूने। तेरे ससुर और तेरे पति को अंधविश्वास है मुझ पर,
और इसी अंधविश्वास का इस्तेमाल करके मैं तुझे अपने पैरों पे गिरफ्ता। तेरा पति और तेरा ससुर खुद तुझे मेरे हवाले करके जाएंगे और उस दिन मैं अपने अपमान का जवाब मांगूंगा तुझसे। आगे स्वामी जी, पूजा संपन्न हो गई? हो गई, सब कुछ शुद्ध हो गया। और देखना 3 दिन में तुम्हें इसका परिणाम भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं। जय शिव शंकर। आओ चलो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद दादा साहब का संध्या को मुंबई जाने की परमिशन देना हम सभी के सर पे तलवार लटकने जैसा है। और अगर एक बार संध्या मुंबई पहुंच गई और उसने अपनी बहनों से सब कुछ डिस्कस कर लिया तो उसकी बहनों को हम पे शक हो जाएगा। हम सभी शक के घेरे में आ जाएंगे और फिर उसकी बहनों को हमारे राज तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। भाभी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाभी, जन्माष्टमी सिर्फ एक बहाना है। संध्या जन्माष्टमी की आड़ में मुंबई जाना चाहती है और अगर संध्या मुंबई पहुंच गई तो वो अपनी बहनों के मन में शक के रूप में कृष्ण का जन्म करवा देगी और इस जन्माष्टमी के दिन वही कृष्ण हम सभी का कंस की तरह सर्वनाश कर देगा। बहुत शातिर है भाई साहब, संध्या बहुत शातिर है। हमें गुमराह करने के लिए उसने नीरज की कही हुई सभी बातों को एक मजाक का रूप दे दिया, जबकि वो अच्छी तरह जानती है और पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी है कि हम सभी उसके साथ एक खेल खेल रहे हैं। भाभी, आपको जो करना है करिए, लेकिन संध्या अपनी बहनों से मिलने के लिए मुंबई नहीं जानी चाहिए। कुछ भी करिए। दादा साहब ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। संध्या को जन्माष्टमी के लिए मुंबई जाने की इजाजत देकर हम उसे रोकेंगे कैसे? अगर हमने उसे रोका भी तो शायद नहीं। उसे नहीं रोकेंगे। रोकना है तो कई तरीके हैं। परिवार में किसकी बीमारी या कुछ और बहाना बनाकर हम उसे रोक भी देंगे, पर एक ना एक दिन तो उसे भेजना ही होगा ना। और अगर हमने ज्यादा अवॉइड किया तो संध्या सब कुछ फोन पर भी बता सकती है। और अगर आपकी बात सच है कि संध्या को हमारी असलियत पर शक हो गया और अब वो हमारे सामने नहीं दिखा रही है, तो हम लोग भी वैसा ही मेंटेन करेंगे। हम लोग उसके साथ उसके जैसा ही खेल खेलेंगे कि हमें ये नहीं पता कि उसे हम पर शक है। संध्या जन्माष्टमी के लिए अपने बहन के घर जाएगी। आप तो चिंता मत करो, आखिर मैं भी उसके साथ रहूंगा। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बावजूद अगर उसने अपनी बहन से कुछ भी कहा और उन्हें हमारी असलियत पर शक हो भी गया तो उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा उनके बाप के साथ हुआ। बेहतर होगा कि आप लोग इस बात पर फिक्र करना छोड़ दें। Now come on, you all relax. मुंबई जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुंबई जाना चाहिए। आई एग्री डीके, पंकज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, लेकिन युवराज और संध्या को
इसकी खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम साए की तरह उनके पीछे रहना। मुझे डर है कहीं युवराज गुस्से में कुछ, तुम समझ रहे हो ना? इतना कुछ जानने के बाद भी मैं खामोश हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। बस जो हो रहा है उसे रोक दीजिए बाबा। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। बेटा, मैं इतनी अच्छी तकदीर लेकर नहीं आया हूं कि तुम्हारी उम्मीद पूरी कर सकूं। और जब तुम्हें इतना सब पता चल ही गया है तो ये भी पता चल गया होगा कि इसके पीछे कौन है। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं बेटा। एक हद के बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पर क्यों बड़े पापा? कहने को मैं इस घर का सबसे बड़ा हूं बेटा, लेकिन यहाँ मेरे अधिकार में कुछ भी नहीं है। इस घर की सर्वे सर्वा प्रभावती। युवराज के जन्म के साथ साथ इस घर की किस्मत और हालात दोनों ही बदल चुके थे बेटा। और जब युवराज 3 साल का था तो प्रभावती ने युवराज की खातिर उसकी भलाई के नाम पर मेरे पिताजी बड़े जागीरदार साहब से इस घर के, इस घराने के, इस रियासत के, इस परिवार के सारे हक अपने नाम करवा लिए। सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया उसने। और आज जागीरदार परिवार के पास जो कुछ भी है उसकी मालकिन प्रभावती है। और ये तो सदियों से ही चला आ रहा है कि जिसके नाम पे सब कुछ होता है बाकी सब उससे डरते हैं, उसी की चलती है। प्रभावती की बात कोई नहीं टाल सकता। अपने बेटे के लिए उसने हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और करती रहेगी। देखो बेटा, तुम कभी प्रभावती के खिलाफ मत जाना, वरना बात और बिगड़ जाएगी और फिर शायद वो तुम्हें और संध्या दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। और बड़े पापा, तुम संध्या की मदद करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी गलती को सुधारो। गलती? हाँ, सबकी असलियत उसके सामने लाने की गलती। क्योंकि अब संध्या के मन में शक पैदा हो चुका है। पर अभी तो वो जन्माष्टमी के लिए अपनी बहन के घर जा रही है। मैंने उसे परमिशन दी जाने की। सोचा इस माहौल से दूर रहेगी तो थोड़ा तो सुकून मिलेगा उसे। लेकिन अब मैंने सुना है कि संध्या वहां जाकर अपनी बहन को वो सब बताने वाली है जो उसके साथ यहाँ हो रहा है। तो तुमने जो कुछ उससे कहा है वो भी वो अपनी बहन को बता देगी। तो उसमें गलत क्या है बड़े पापा? कम से कम उसकी बहनें तो उसका साथ देगी। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं बेटा, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज तक जिस किसी को युवराज के राज के बारे में पता चला है ना, या तो वो इन लोगों से मिल चुका है या दुनिया से ही उठ चुका है। संध्या के मन में जो शक तुमने डाला है उसे तुम्हें ही निकालना होगा, वरना अगर वो सच संध्या ने अपनी बहनों को बता दिया तो संध्या के साथ साथ उसकी बहनों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। समझो बेटा, बात को समझो। जिंदगी की कोई भी सच्चाई जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती बेटा। संध्या और उसकी बहनों की जिंदगी खतरे में मत डालो बेटा, मत डालो खतरे में। इंसान है तो गलती तो जरूर करेगा, कभी जानबूझकर करेगा तो कभी अनजाने में, पर गलती तो गलती होती है, चाहे जानबूझकर की हुई हो या फिर अनजाने में। और उसके जो परिणाम होते हैं वो भी हमें हर हाल में भुगतने ही पड़ते हैं।